morning students, how are you? Now my dear students, this is the last session for this chapter. Today we are going to complete this chapter. So all of you have to maintain your notes. If you have not written in your notebook, you please write each and every points and also solve the questions which are given to you through the videos or it is in your NCERT book. So my dear students, what are the objectives for the today's session? We will learn about the extraction of aluminium, application of metals, thermodynamic principle of metallurgy and Illingham diagram. But as per your current syllabus, these two topics, last topics, thermodynamic principle of metallurgy and Illingham diagram is not given in your not in your syllabus, but it is given in your NCERT book and I think for examination competition point of view we should learn it. तो इसको हम बच्चों पढ़ेंगे, तो आप लोग सारे नोट्स बना लीजिए. आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन टुमारो देयर विल बी अ ब्रेक सेशन. आप अपने सारे पुराने पीछे काम कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे एंड देन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है बट बी पैशनेट. आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. सो नाउ हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ऑलरेडी आपने देखा था कि हमने पढ़ लिया था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. टुडे वी आर लर्निंग अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक. ये 4 आपके सिलेबस में. तो बच्चों, जिंक का जो ओर होता है दैट इज़ द बॉक्साइट ओर. अब इस बॉक्साइट ओर से किस तरीके से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके मेथड्स को थोड़ा जान लेते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्साइट में हम क्रायोलाइट को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं. ठीक है ना. अब क्यों करते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है. तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ताकि उसके मेल्टिंग पॉइंट को लो कर दे और उसकी इंक्रीज करे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को. क्लियर. क्रायोलाइट इज एडेड टू लोअर सम मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है ना. अब मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस बॉक्साइट ओर को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे. तो जो जब आप उसको हीट करोगे वो मॉल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट होगा. तो मॉल्टेन मिक्सचर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ए नंबर ऑफ ग्रेफाइट रॉड्स एज एनोड एंड कार्बन लाइनिंग एज कैथोड. अब ग्रेफाइट भी तो कार्बन का ही है, कार्बन लाइनिंग ऑलरेडी कार्बन ही है. इसका मतलब है कि आपको एनोड और कैथोड जो बनाना है बच्चों, वो कार्बन का ही बनेगा. ठीक है. एक जगह ग्रेफाइट का रॉड हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे आपको अभी हम यहाँ दिखाते हैं इस पिक्चर में. ये ग्रेफाइट के कार्बन रॉड्स हैं और आप देख लो इसको क्या हमने सिंबल दिया है, एनोड. और ये जो लाइनिंग देख रहे हो ब्लैक कलर की, जिसके ऊपर मैं ये रेड कलर से, ये है लाइंड विथ कार्बन, दैट इज कॉल्ड कैथोड. ठीक है ना. और ये नीचे में येलो कलर में देखिए, दिस इज मॉल्टेन एल्यूमिनियम या मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट. और मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट में क्या है आपको बच्चों, बॉक्साइट है और क्रायोलाइट है. अब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. आगे बात समझ में. तो देखिए क्या होता है. अब होगा क्या कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और कार्बन की जो लाइनिंग है, ठीक है ना, तो वहाँ रिडक्शन कैसे होता है. अभी जब इलिंघम डायग्राम की जो मैं बात कर रहा था वहाँ इस चीज़ को हम पढ़ेंगे. तो यहाँ से देखो, ये कार्बन जो है कहीं ना कहीं इसको रिड्यूस कर रहा है. ठीक है ना. और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है. तो इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को अगर आप समझो तो Al2O3 से बनता है आपको 2Al3 प्लस, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस 3O2 माइनस. ये 2 आयन बनेंगे. और ऑब्वियसली जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो ये दोनों आयन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. एल्यूमिनियम पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड के पास जाएगा. क्लियर. तो कैथोड के पास ये मेल्ट से जा रहा है, जो मॉल्टेन स्टेट है वहाँ से, वहाँ वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम मेटल के रूप में मिलेगा आपको, बट इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म. एनोड पर क्या होगा बच्चों, जो ऑक्सीजन है वो जाकर कार्बन के
ग्रेफाइट रॉड से वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगा। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो धीरे धीरे आप देखोगे ग्रेफाइट रॉड्स गेट बर्न फॉर्मिंग कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और एल्यूमिनियम आपको कहाँ ऑब्टेन होता है? आपको कैथोड पर ऑब्टेन होता है। आगे बात समझ में? तो ये आपको रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, और इसको हम हॉल हेराल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये आपको हमने बताया। अब अभी हम आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक की चर्चा करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक आप जो करोगे बच्चों, कहाँ से करोगे? जिंक ऑक्साइड से करोगे। जब भी आप किसी ओर से मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात करते हो तो उसका जनरल जो स्टेप है, सबसे पहले आप उसको कंसंट्रेट करोगे, फिर उसको उसके ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर उसका आप रिडक्शन करोगे। अब नाउ विच रिड्यूसिंग एजेंट शुड बी यूज्ड, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगे, इसी से रिलेटेड आपका है इलिंगम डायग्राम, जिसकी हम चर्चा लास्ट में करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, हम जरा सा इस टॉपिक को अभी स्किप करते हैं क्योंकि लास्ट में हम इलिंगम डायग्राम के बाद यहाँ आएंगे। अब आप जरा जो डिफरेंट मेटल्स हैं उन मेटल्स के एप्लीकेशन देख लो। बहुत थियोरेटिकल सा है। एल्यूमिनियम का यूज़ कहाँ होता है बच्चों? रैपर्स फॉर चॉकलेट्स। ठीक है ना? फाइन डस्ट ऑफ द मेटल इज यूज इन पेंट्स में यूज होता है। यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज के एक्सट्रैक्शन में होता है। उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं उस ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। एल्यूमिनियम की जो वायर्स है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के रूप में यूज होता है। आगे बात समझ में? अब कॉपर का यूज़ देख लीजिए। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एलॉय के बनाने में यूज होता है। जैसे अगर कॉपर का जिंक के साथ कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या बनेगा? ब्रास। अगर टीन के साथ करोगे तो ब्रोंज बनेगा। क्वाइनस एलॉय निकल के साथ बनाता है, कॉइन्स बनाने में यूज होता है। तो एप्लीकेशन सिंपल है। जिंक सबको पता है कि गैल्वेनाइजिंग आयरन क्या है, गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है अगर आयरन के ऊपर एक कोटिंग कर दिया जाए। बैटरीज में यूज होता है। और बहुत सारे एलॉय का ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। जैसे ब्रास का कॉन्स्टिट्यूएंट है 40% जिंक और 60% कॉपर मिल के ब्रास बनाते हैं। जर्मन सिल्वर, जो सिल्वर कहने के लिए है बट इट डज नॉट कंटेन अ लिटिल बिट ऑफ सिल्वर, उसमें कॉपर 25% होता है, 25 से 30% होता है। जिंक 25 to 30% होता है और निकल 40 to 50% होता है। ठीक है ना? जिंक डस्ट का यूज होता है जो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। आगे बात समझो बच्चों। अब आयरन के जो डिफरेंट आपने टाइप्स पढ़े थे उसमें याद रखना, कास्ट आयरन जो था वो रेलवे स्लीपर्स गटर पाइप्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। रॉट आयरन का यूज होता है मेकिंग एंकर्स, वायर्स, बोल्ट्स, चेन्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में होता है। ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन है बच्चों। इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, इसको रिमेंबर कर लीजिए। बट फ्रॉम दिस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू एंड द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैड बीन डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 4 और 3। वहाँ पर जनरली आपने देखा है जो आपके डिफरेंट मेथड्स के लिए जो प्रिंसिपल है, चाहे वो रिफाइनिंग का हो या कंसंट्रेशन का, वो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप उसको अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो टॉपिक बच्चों में स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसको आप समझिए, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स, अभी जो सिलेबस है उसमें ये नहीं है, आपको सिलेबस हमने भेजा था, आप वहाँ देख लेना। वहाँ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी और इलिंगम डायग्राम को इन्होंने नहीं रखा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में आप जानते हो बच्चों कि अगर आप कोई मेटलर्जिकल प्रोसेस कर रहे हो तो अल्टीमेटली हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट है कि जो मेटल के ऑक्साइड है उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। तो मेटल के ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है कि मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन होगा और उसके लिए एक आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए।
तो आपके लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो जो भी रिएक्शन होता है बच्चों, रिडक्शन के लिए जो रिएक्शन होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो रिएक्शन फिजिबल हो, स्पॉन्टेनियस हो। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर रहे हैं। तो रिएक्शन, अगर मान लो आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया, अब वो रिड्यूसिंग एजेंट मेटल को उसके ऑक्साइड से रिमूव करता है, उसके लिए जो रिएक्शन होगा इट शुड बी स्पॉन्टेनियस और इट शुड बी फिजिबल। और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है गिब्स फ्री एनर्जी पर, डेल्टा जी पर। और डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो फाइनली आपको पता है कि जो डेल्टा जी होती है, इट इज़ डेल्टा जी, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। अब ये निगेटिव कब होगा? जब आपका ये टर्म निगेटिव हो, यानी टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो हाई टेम्परेचर पर, तो आपके एंट्रोपी भी बढ़ रही हो, दोनों अगर चीज़ें हैं तो आपको ये वैल्यू निगेटिव आएगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ठीक है ना? तो डेल्टा जी के और एक तरीके से आप उसको कोरिलेट करो, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू आप क्या कहते हो? डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -2.303 RT log के। ये भी एक रिलेशन है जहाँ के क्या है आपको बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं फ्री एनर्जी चेन दैट इज डेल्टा जी, इट शुड बी निगेटिव। ये निगेटिव वैल्यू अगर आता है, अगर हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया टू रिड्यूस अ मेटेलिक ऑक्साइड और डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो, तो इसका मतलब है वो रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा फॉर मेटलर्जिकल प्रोसेस। दैट इज अ मेन कॉन्सेप्ट। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि थर्मोडायनेमिक्स को मेटलर्जी में कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। वही हमारा थर्ड पॉइंट है, व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज निगेटिव ओनली द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ अगर वो पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस हमारा क्या होगा? ये हमारा इंक्रीज करेगा, और जब ये इंक्रीज करेगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा प्रिंसिपल है। किसके लिए? मेटलर्जी में किसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा जी की वैल्यू डिस्कस हो रही है? ताकि हम एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट कर सके रिडक्शन के लिए, मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। ओके, तो नाउ जस्ट सी दिस टेबल। डेल्टा एच इज निगेटिव कब? जब टी डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होता है, तो वो फेवरेबल कंडीशन होगा एट एनी टेम्परेचर। डेल्टा जी निगेटिव, और अगर टी डेल्टा एस आपका निगेटिव आता है तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच होनी चाहिए, टेम्परेचर शुड बी हाई। आगे बात समझ में? जैसे अब मान लो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बच्चों इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, और ये ऑलरेडी टी डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव है। ये पूरा का पूरा टर्म अपने आप में निगेटिव वैल्यू है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में निगेटिव वैल्यू, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, इसके से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना? फेवरेबल कंडीशन तभी होगा। आगे बात समझ में? इस तरीके से कंडीशन है। नाउ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टी डेल्टा एस क्या होगा? बिकम मोर एंड मोर निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ये अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? हेंस डेल्टा जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? वो इंक्रीज करेगी इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। ये क्वांटिटी जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, डेल्टा जी की वैल्यू जितनी उतनी ही ज़्यादा निगेटिव होगी। डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव हो, इसका मतलब है वो उतना ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन होगा रिडक्शन के लिए। जैसे अब कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है,
उस कंडीशन में हो सकता है कि उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो हो वो पॉजिटिव हो, लेकिन उसके साथ में अगर कॉम्बिनेशन में दूसरा रिएक्शन हो रहा है और दोनों रिएक्शन का सम अगर डेल्टा जी निगेटिव हो रहा है तब भी वो रिएक्शन फिजिबल होता है। जैसे मान लो आयरन ऑक्साइड से आयरन और ऑक्सीजन का बनना, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है आयरन में, यहाँ पर इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी की वैल्यू है +40 है, ये तो फिजिबल नहीं हुआ। दूसरा जो रिएक्शन है कार्बन, क्योंकि ये रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में आप देखोगे तो आप ऐसे लिखोगे FeO प्लस कार्बन Fe प्लस CO, इस तरीके से लिखो। लेकिन ये रिएक्शन अगर देखा जाए तो 2 स्टेप में हो रहा है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो सेकेंड स्टेप में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को गेन करता है, यानी कहीं ना कहीं आयरन ऑक्साइड को कार्बन जो है रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू -100 है। अगर इन दोनों को सम कर लो तो इट बिकम्स -60। तो फाइनली डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब है दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। तो कभी कभी बच्चों ऐसा होता है इंडिविजुअल रिएक्शन जो होगा वो आपको फिजिबल नहीं दिखाई देगा, स्पॉन्टेनियस नहीं दिखाई देगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में वो इट बिकम्स फिजिबल, इट शोज द स्पॉन्टेनिटी। इज इट क्लियर? अब आप बात करते हैं इलिंगम डायग्राम की। EI इलिंगम में बच्चों ध्यान रखना EILLINGM। इलिंगम डायग्राम क्या है? एक्चुअल में बच्चों एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ग्राफ जब भी बनाओगे एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पर जो प्लॉट होता है वो एक्चुअल में फ्री एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, यानी देखिए समझिए इस बात को, कोई भी ऑक्साइड का बनना यानी कि वो रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो हमने जैसे कार्बन ले लो या कोई भी मेटल है, यानी कि वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है अपने में, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो मेटल के ऑक्साइड के फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर, दूसरे एक्सिस पर हम क्या रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे। तो इस तरीके से डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनता है दैट इज कॉल्ड इलिंगम डायग्राम। ये नाम किसके नाम पर पड़ा, इलिंगम डायग्राम? तो ये नाम आया बच्चों हैरोल्ड इलिंगम, जिन्होंने 1944 में ये डायग्राम दिया था टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। किस लिए बनाया? ताकि हम उस ग्राफ को देखकर समझ जाएं कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। जैसे आपको ये ग्राफ यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये है इलिंगम डायग्राम का ग्राफ। आप देखिए यहाँ टेम्परेचर है, इधर डेल्टा जी की वैल्यू है, डेल्टा जी किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो तो नीचे जरा देखो आप, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्राफ पे जरा फोकस करो, यहाँ ये 0 से स्टार्ट होता है, -100, -200, -300। जैसे जैसे आप नीचे आओगे ये निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी डेल्टा जी की सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू ये है। और आपको मालूम है जितनी ज़्यादा डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी वो रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फिजिबल होगा विथ कंपेयर टू अदर रिएक्शन। अगर हम इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें तो डेल्टा जी की वैल्यू, अगर Mg से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनने को अगर आप कंपेयर करो विथ राइज इन टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम लोअर पार्ट में है, यानी कि इसमें डेल्टा जी की वैल्यू जो निगेटिव वैल्यू है वो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने के लिए ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है अप टू विच टेम्परेचर, अप टू दिस टेम्परेचर, जब तक कि ये मीटिंग पॉइंट ए ना आ जाए। ये जहाँ से पॉइंट, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आप उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद वो लाइन बिल्कुल शार्प लाइन हो जाता है, चेंज करता है ड्रास्टिकली, वो डायरेक्शन चेंज करता है। एक्चुअल में शार्प लाइन का बनने का मतलब क्या है कि वहाँ से मेल्टिंग पॉइंट यानी फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है या सॉलिड से लिक्विड कंडीशन में जा रहा है, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिपिक्ट करता है। तो
इलिंगम डायग्राम में बच्चों जो मेन था हमारा जो डिस्कशन है उसको हम करते हैं। यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दो रिएक्शन मिलकर भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। इलिंगम डायग्राम प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ए थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर। किसी ओर का रिडक्शन करने के लिए जो आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट उस पर्टिकुलर ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म से रिड्यूस करने में फिजिबल है कि नहीं, ये आप इलिंगम डायग्राम से बता सकते हो। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हुई टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, तो इसका मतलब है फिजिबिलिटी ज़्यादा हो रही है। इलिंगम डायग्राम के बच्चों दो लिमिटेशन है। इट डज नॉट टेक द काइनेटिक्स ऑफ रिडक्शन। इससे पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कब स्लो हो रहा है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इलिंगम डायग्राम के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मेटल्स फॉर विच फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड इज मोर नेगेटिव कैन रिड्यूस दोज मेटल्स फॉर विच द फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड इज लेस नेगेटिव। यानी कि इलिंगम डायग्राम में बच्चों जिस मेटल के लिए उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होने का जो रिएक्शन है वो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, वो अपने से ऊपर वाले मेटल को उसके ऑक्साइड से रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। तो एट एनी की, इसको दूसरे शब्दों में समझिए, एट एनी गिवन टेम्परेचर एनी मेटल विल रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल्स विच लाई अबव इट इन द इलिंगम डायग्राम। यानी कि इलिंगम डायग्राम में जो मेटल का उससे ऑक्साइड में कन्वर्जन जितना लोअर में है, अपने से ऊपर वाले मेटल के उसके ऑक्साइड से वो उसको रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना। लोअर इज द एलिमेंट मोर नेगेटिव विल बी डेल्टा जी, जो अभी आपको हमने दिखाया। जैसे यहाँ पे जितना लोअर में है, अब जैसे जिंक से जिंक ऑक्साइड का बनना, देखिए टेम्परेचर के साथ साथ क्या है, ये -600 पे दिखा रहा है, स्टार्टिंग हो, यहाँ से वो शार्पली चेंज हो गया। तो इस तरीके से कह सकते हो कि मैग्नीशियम जो है वो जिंक से जिंक ऑक्साइड, जिंक को जिंक ऑक्साइड से रिड्यूस कर सकता है। तो जो जितना लोअर में होगा, अपने से ऊपर वाले मेटल को उसके ऑक्साइड से वो रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डिस्कशन पे सोचने वाली बात है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना। आप ग्राफ को ज़रा देखो, सारे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये इस रिएक्शन को आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये डाउनवर्ड आ रहा है और लगभग सारे लाइन को कट करता हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन से फॉर्मेशन होने का जो वैल्यू है डेल्टा जी की मोर निगेटिव हो रही है। इसका मतलब है कि कार्बन इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सब बाकी सारे जो भी एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन का आप देख रहे हो ग्राफ, वो विथ टेम्परेचर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, या आप कह सकते हो कि कार्बन इज विल बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज द वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन फॉर डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव। ये आपका आंसर हो सकता है। आगे बात समझ में, जैसे अब यहाँ देखो, अब इलिंगम डायग्राम में बच्चों ये डेल्टा जी की वैल्यू है नेगेटिव, ये आपको टेम्परेचर है। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनना, क्रोमियम से क्रोमियम ऑक्साइड का बनना, दोनों रिएक्शन के लिए दिया गया है। अब इस इलिंगम डायग्राम के लाइन ग्राफ को देखो, ये इंडिकेट क्या करता है, हायर द लाइन। अब एल्यूमिनियम और क्रोमियम का सिर्फ कंपैरिजन है, तो लाइन जो हायर है यानी कि क्रोमियम का हायर है, इसका मतलब है कि इसकी इनस्टेबिलिटी ऑक्साइड की, क्रोमियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ज़्यादा होगी।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम ऑक्साइड। व्हाट डज इट मीन कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनना ज़्यादा फिजिबल रिएक्शन, ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इट मीन्स कि एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस क्रोमियम ऑक्साइड, इसके पास क्या है, स्टेबिलिटी कम होगी इसके रिस्पेक्ट में। तो एल्यूमिनियम जो है क्रोमियम को रिड्यूस करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनना, इसका फॉर्मेशन होना अपने आप में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। सबको समझ में आ गया? सिंपल सी बात है बच्चों, ये लिंगम डायग्राम देखकर, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखकर आप आसानी से बता सकते हो कि कोई मेटल वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किसी दूसरे मेटल के ऑक्साइड्स के लिए यूज हो सकता है कि नहीं। अगर ये लिंगम डायग्राम में मेटल जितना ही लोअर है, जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव है, इट मीन्स वो अपने से ऊपर वाले किसी भी मेटल के उसके ऑक्साइड से रिड्यूस कर सकता है। बस इतना ही है लिंगम डायग्राम। ठीक है बच्चों, जैसे आप देख लो इन्हीं सारी बातों को। लोअर द पोजीशन ऑफ ए मेटल इन द लिंगम डायग्राम, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ इट्स ऑक्साइड। अ मेटल फाउंड इन द लिंगम डायग्राम कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ए मेटल ऑक्साइड फाउंड एबव इट, जो मैंने अभी बात बताई। अपने से नीचे वाले मेटल को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। आफ्टर दैट टेम्परेचर इट मे बी पॉसिबल कि वो उसका ग्राफ लाइन ऊपर चला जाए, जैसे आप जहाँ पे कटिंग पॉइंट होती है, जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उसके बाद वो ड्रास्टिकली उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सबके ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक्सेप्ट दिस केस, जब कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, सी से CO का बनना, इसको छोड़ के बाकी सारे ग्राफ ऊपर जाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इम्प्लाई द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंस। जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है तो वहाँ पर बच्चों एक इक्विलिब्रियम की भी बात आती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस उस मेटल का मेटल ऑक्साइड्स के साथ आपस में एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन बन जाता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। रिडक्शन पॉसिबल एट द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड हायर टेम्परेचर where the delta G line of the reductant is lower on diagram than metallic oxide। ये बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई। तो ये लिंगम डायग्राम है जिसकी चर्चा हमने की थी, और आप इसको देख लीजिए रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड के लिए लिंगम डायग्राम कैसे एप्लीकेबल है, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि एलिंगम डायग्राम के बाद हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आप एलिंगम डायग्राम को बच्चों देखो तो अभी जैसे मैंने कहा कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आता है, तो ऑब्वियसली वो लगभग 1270 केल्विन के आसपास वो उस लाइन को इंटरसेक्ट करता है। तो अब इस टेम्परेचर के बाद ये लाइन ग्राफ नीचे आ गया, तो कार्बन विल बिकम अ मोर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस द जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना, तो एबव 1180 केल्विन यहाँ पे है। इस टेम्परेचर के बाद डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए निगेटिव ज़्यादा हो जाती है। तो रिएक्शन अब कैसा होगा, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कौन करेगा, कार्बन करेगा। और क्यों कार्बन एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि उसकी डेल्टा जी की वैल्यू मोर निगेटिव है, उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, इट विल बी मोर स्टेबल, तो जिंक बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मेनली आपने जो पढ़ा उसमें आपको एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर आपको डिफरेंट मेथड्स, उनके प्रिंसिपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर लर्न करिए, एग्जाम में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्रिपेयर योर ओन नोट्स, राइट द क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक। कल आपके लिए एक दिन हमारे तरफ से ब्रेक है, आप इन सारे काम को कंप्लीट करेंगे, एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज P ब्लॉक। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ बच्चों एक और काम करना है, हमें प्रैक्टिकल्स के बारे में भी सोचना है, उसको लिखना है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन प्रैक्टिकल नोटबुक। तो आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक नाउ इफ इट इज़ अवेलेबल यू शुड हैव योर ओन प्रैक्टिकल नोटबुक। उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, और इट विल बी द सेंड इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट यू हैव टू डू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस
all these questions from your NCERT book. Just see. आउट ऑफ सी एंड सी ओ विच इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड, दोनों में कौन सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा. द चॉइस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ए पर्टिकुलर केस डिपेंड अपॉन थर्मोडायनेमिक फैक्टर. हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट योर ओपिनियन विथ टू एग्जाम्पल. व्हाट आर द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम? द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन फॉर of Cr2O3 is minus 550 kilojule per mole और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का minus 827 kilojule per mole है. which is the reduction of Cr2O3 is possible with aluminium? एलिंगम डायग्राम के बेसिस पे होगा. क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, इसलिए मैंने उस टॉपिक को डिस्कस किया. तो बच्चों, आउट ऑफ सी एंड सी ओ विच इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, यही सेम क्वेश्चन ऊपर में भी पूछा गया, उससे रिलेटेड ये है. राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट जोन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस. तो इस तरीके से आपको ये सब क्वेश्चंस करने हैं और अच्छे से करिए. सब कुछ नोट में लिखिए, नोटबुक में लिखिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब आपको जैसे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो यहाँ पे मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ. CO+O2, अब C से CO प्लस O2 से CO2 बना है. इसका ग्राफ लाइन देखो बच्चों, यहाँ पर जो ग्राफ लाइन है, आपको उस ग्राफ लाइन को मैं हाईलाइट करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा. ये लाइन देखिए, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस लाइन, और इसलिए नीचे आ रहा है. इसका मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली कार्बन इज गोइंग टू बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसके डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो रही है. कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, उसके लिए तो डेल्टा जी की वैल्यू ऊपर जा रही है. आगे बात समझ में ना. हायर टेम्परेचर पर ये आपको बेस्ट होगा, लोअर टेम्परेचर पर ये बेस्ट होगा, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे इसकी डेल्टा जी की वैल्यू कम है. आफ्टर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट इज़ गोइंग टू द क्रॉस दैट पर्टिकुलर लाइन. तो बच्चों, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉग इन टू माई ब्लॉग. So once again, we have completed this chapter with your efforts. You are doing very well. Do all the necessary work needed to complete the syllabus. Don't wait that when school will be reopened we will do all these things. बच्चों, बहुत समय निकल चुका होगा. तो be careful, stay at home, be safe, be happy, always smile. Thank you. Meet you soon again with the next chapter day after tomorrow. If any problem, write in the comment section. Thank you. Have a nice day. Once again, thank you a lot.